हम लोगों को आज पढ़ना है हैलाइड ऑफ फॉस्फोरस, कि फॉस्फोरस के कितने हैलाइड होते हैं। तो बेटा अगर मैं हैलाइड्स को चेक करता हूं, फॉस्फोरस में दो प्रकार के हैलाइड पाए जाते हैं। तो मैं यहां लिखता हूं कि फॉस्फोरस में कितने प्रकार के हैलाइड होते हैं, दो प्रकार के। पहला प्रकार का हैलाइड होता है PX3, और अगर मैं दूसरे टाइप के हैलाइड को चेक करता हूं तो बेटा सेकेंड टाइप का हैलाइड होता है PX5। अब यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, सर जी P का मतलब है फॉस्फोरस जान गया लेकिन X का मतलब नहीं जान पाए। तो बेटा इधर X की वैल्यू अर्थात X के स्थान पर यूज किया जा सकता है FCl, Br और I को। अगर इस अच्छा एक ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, X को हैलोजन कहते हैं और हैलोजन में से कितने एलिमेंट आते हैं, 4, FCl, Br और I। हालांकि इस फैमिली में एक और एलिमेंट है एस्टेटीन, वो भी हैलोजन एलिमेंट की श्रेणी में आता है। तो हमने देखा कि फॉस्फोरस के दो हैलाइड हैं, एक PX3 और एक PX5। अब PX का मतलब क्या है बेटा, अगर आपको हैलाइड बनाना होगा तो PX की जगह पर आप इनमें से कोई एलिमेंट रख सकते हो। जैसे मैंने Cl रख दिया तो बन गया क्या, PCl3। अब ये तो पहले प्रकार का हो गया। अदर टाइप का देखेंगे तो P की जगह PX की जगह पर अगर कोई Br रखना चाहता तो बेटा मैं P की जगह पर X की जगह पर Br रख दूंगा और फॉर्मूला बन जाएगा PBr5। तो फॉस्फोरस के हैलाइड दो प्रकार के, पहला PX3 टाइप के, इनको ट्राई हैलाइड ऑफ फॉस्फोरस बोलते हैं, और दूसरा PX5 के, जिनको पेंटा हैलाइड ऑफ फॉस्फोरस बोलते हैं। अब उसी बेसिस पर नाम भी दिए गए हैं। इसका नाम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, और इसका नाम पढ़ेंगे तो फॉस्फोरस पेंटाब्रोमाइड। तो अगर मैं फॉस्फोरस के अन्य हैलाइडों को चेक करूं तो मुझे इतनी बात समझ में आती है कि हमें फॉस्फोरस के मात्र दो हैलाइड पढ़ने हैं। कौन कौन से हैलाइड पढ़ने हैं अपने कोर्स में, पहला PCl3 और दूसरा बेटा PCl5। तो आज हम लोग अपनी क्लास में PCl3 को कंप्लीट करेंगे। PCl5 जो रहेगा वो नेक्स्ट क्लास का आर्टिकल रहेगा। आज की क्लास में हम लोग PCl3 को पढ़ेंगे। तो फॉस्फोरस के कितने प्रकार के हैलाइड, दो प्रकार के, पहला PX3 टाइप और दूसरा PX5 टाइप। हैलाइड बहुत सारे बनाए जा सकते हैं X की जगह पर FCl, Bri को इस्तेमाल करते हुए, लेकिन हम लोग अगर मेनली चेक करें तो दो प्रकार का हैलाइड, एक PX3 टाइप का हैलाइड जो PCl3 है, एक दूसरा PX टाइप का 5 का टाइप का हैलाइड PCl5, यही दो अपने कोर्स में। तो बेटा एक एक हैलाइड को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले PCl3। अगर आप PCl3 को पढ़ना चाहते तो सबसे पहले आता ही है बात बनाने की विधि। कहता है PCl3 को बनाने की क्या विधि है, बिल्कुल आसान है। PCl3 को बनाना है तो बेटा आपको व्हाइट फॉस्फोरस लेना है और इस पर रिएक्शन करवानी है 6Cl2 की। और बेटा जैसे इन दोनों को मिलाकर गर्म करते हैं तो देखो फॉस्फोरस 4 है, क्लोरीन अगर देखा जाए 12 है। अगर दोनों में से कॉमन करोगे तो 4 हो जाएगा, अंदर बचेगा PCl3 और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बन जाएगा। कभी हम लोगों से कहेगा कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड कैसे बनेगा, हम बताएंगे फॉस्फोरस को क्लोरीन के साथ मिलाकर क्या किया हमने, गर्म किया, जिससे फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड बनकर क्या हुआ, तैयार हुआ। एक विधि और हमारे पास है जिससे आप फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बना सकते हो। फॉस्फोरस लिया जाए और इस पर अभिक्रिया करवा दी जाए SOCl2 की। अभी बात आ जाती है सर जी SOCl2 को कहते क्या है, तो बेटा SOCl2 का नाम है थायोनिल क्लोराइड। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, SOCl2 का पूरा नाम है थायोनिल क्लोराइड। अब अगर हम इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो सबसे पहले तो फॉस्फोरस Cl से रिएक्शन करता है, बना लेता है 4PCl3, क्योंकि PCl3 बनाना ही था तो वो कंपाउंड तो बनेगा बनेगा। अभी चेक करेंगे और तो बेटा हमारे पास एक और कंपोनेंट बनता है जिसका नाम है 4SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। अभी चेक करेंगे कि हमारे पास इसके अलावा कौन सा कंपाउंड बचता है। तो बेटा इसके बाद अलावा कंपाउंड चेक करोगे, देखो फॉस्फोरस 4 खर्च कर लिए हमने, 8 S थे,
जिनमें से 4 खर्च कर लिए, तो मेरे पास सल्फर कितना बचा है 4। अब मैं O को चेक करूंगा, 8 O थे, खर्च हो गए। क्लोरीन थे 8 दूना 16, 16 में से 12 खर्च हो गए, कितने बचे हैं 4। तो बनकर तैयार होता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2Cl2। तो इस प्रकार से फास्फोरस ट्राइक्लोराइड दोबारा बन गया। अभी चेक करेंगे कि अब हम लोग पढ़ेंगे इसके गुण क्या क्या हैं। तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का एक अच्छा सा गुण है, इसको ध्यान रखेंगे। पहला क्या गुण पढ़ेंगे, नमी में अपघटन। अगर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड को रख दिया जाए नमी पर, तो बेटा फास्फोरस ट्राइक्लोराइड नमी अर्थात जल से विक्रिया करता है और अपघटित हो जाता है। अपघटित का मतलब एक से अधिक भागों में क्या हो जाना, ब्रेक हो जाना। तो चेक करेंगे कैसे टूटेगा। बेटा फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का फॉर्मूला चेक करोगे तो P, यहां लोन पेयर, तो लोन पेयर बना दो तो ठीक है, नहीं बनाते तो भी ठीक है, और Cl3। अब यह विक्रिया करेगा नमी से। तो बेटा नमी से विक्रिया देखो किस प्रकार से होती है, इसको और अच्छा बनाते हैं, अब विक्रिया समझ में आ जाएगी। 3 Cl है, तो पहला Cl, दूसरा Cl, तीसरा Cl, और अब विक्रिया करेगा ये काहे से, जल से, क्योंकि नमी के कांटेक्ट में लाना है। बेटा जल का फॉर्मूला HOH, HOH नमी से रिएक्शन करेगा। तरीका देखो बेटा कितना अच्छा है, ये 3 Cl 3 H के साथ कंबाइन कर लेंगे, तो बेटा सबसे पहला कंपाउंड क्या बनेगा 3HCl। मैं इसको थोड़ा सा दूर लिखता हूं, 3HCl। अब विक्रिया के दौरान क्योंकि HCl एक गैसीय पदार्थ है, आपको एक श्वेत रंग का क्या दिखाई देगा, धुआं। तो अगर श्वेत कलर का धुआं दिखाई देता है, मैं यहां लिख भी देता हूं कि अगर धुआं दिखाई देता है विक्रिया के दौरान, तो वो धुआं किसका है, HCl का। बेटा अभी चेक करते हैं और हमारे पास क्या बचा, P, और उस फास्फोरस पे 3 OH। इसको ले कैसे लिख सकते हैं, देखो H3PO3। बेटा फिर से ध्यान देना, इसमें से देखोगे H कितने हैं 3, O भी कितने हैं 3, फास्फोरस कितना है 1, तो पहले H3 फिर P लिख दिया और लास्ट में O3। अब कहोगे सर जी इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे। बेटा ये P लिख सकते थे और OH 3 बार है तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, OH का होल थ्राइस, ऐसे भी लिखा जा सकता था, कोई प्रॉब्लम थी नहीं उस जगह पे। लेकिन क्या होता है कि रसायन विज्ञान ने एक ऑर्डर बना रखा है कंपाउंड्स को लिखने का। ऑर्गेनिक में शायद ये क्रम टूट भी जाए, बिगड़ भी जाए, लेकिन इनऑर्गेनिक में ये क्रम ज्यादातर लागू होता है। कैसा, सबसे पहले उस एलिमेंट को लिखो जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे कम है, उससे अधिक इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, उससे अधिक इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। आपने देखा होगा ज्यादातर आपने यही लिखा देखा होगा NaCl, Cl Na शायद ही कभी लिखा देखा होगा, बिकॉज ऑफ जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई है वो राइट साइड पे रहेगा, और जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लो है वो कहां पर आ जाएगा, लेफ्ट पे आ जाएगा। तो बेटा इस बात को हमेशा थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। H3PO3 लिख सकते हैं, H3PO3 को POH का ऑल्टराइज भी लिख सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फास्फोरस अम्ल। अभी इसके अलावा नमी में अपघटन तो समझ ही गए कि नमी में रख दोगे अगर PCl3 को तो वो अपघटित होगा, HCl का धुआं भी बनाएगा और साथ में बनाएगा फास्फोरस अम्ल। अब बात आती है आगे ROH, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एल्कोहलों से क्रिया। बेटा इन अभिक्रियाओं में तुमको देखोगे क्या चेंज ज्यादा होता ही नहीं। अगर एक अभिक्रिया समझ गए तो बाकी सब अभिक्रिया समझ में आ रही हैं, बिल्कुल ऐसा समझ लो अपना। बेटा अगर अभिक्रिया करवाओगे, देखो लिखने का तरीका, R एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, R सिंगल बॉन्ड OH, R सिंगल बॉन्ड OH। तो मैं R सिंगल बॉन्ड OH को कितनी बार लिख लूं, 3 बार, R सिंगल बॉन्ड OH। और बेटा इस पर अभिक्रिया होगी PCl3 की। अगर PCl3 की अभिक्रिया हो रही है तो बेटा देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं PCl3। अगर PCl3 की अभिक्रिया हुई तो बेटा देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं PCl3 PCl Cl और Cl। तरीका बेटा समझना, देखो इसके तीनों R,
3Cl से विक्रिया करेंगे और सबसे पहले बनाकर तैयार करेंगे 3R सिंगल बॉन्ड Cl। ये बात समझ में ना आई? 3Cl से विक्रिया के 3RCl बनाएंगे। और बेटा भी ध्यान दो, P किससे विक्रिया करेगा? 3OH से। ऐसे भी तो ब्रैकेट बना सकते थे, नहीं बना सकते थे? P अगर 3OH से विक्रिया करेगा, हम लोगों ने अभी 2 मिनट पहले पढ़ा था कि ये कंपाउंड बनेगा H3PO3। अभी ध्यान देने वाली बात है बेटा, इस अभिक्रिया में R क्या है? एल्किल ग्रुप। R अगर बेटा एल्किल ग्रुप है या एल्काइल ग्रुप, तो R की जगह पर क्या लिख सकते थे? CH3। R की जगह पर क्या लिख सकते थे? C2H5। R की जगह पर क्या लिख सकते थे? C3H7। मेथाइल, एथाइल और प्रोपाइल। तो अभी हम क्या करेंगे, ये तो जनरल रिएक्शन हो गई। एक दो एल्किल ग्रुप पर वैल्यू रखते हुए उनकी अभिक्रिया को भी कंप्लीट करवाएंगे। कैसे उनकी अभिक्रिया को कंप्लीट कराएंगे? अभिक्रिया को कंप्लीट कराएंगे यहां, जैसे ROH था तो मैं अगर R की जगह पर बेटा CH3 ले लूं तो मुझे CH3OH कितनी बार लेना पड़ेगा? 3 बार। और फिर अगर हम अभिक्रिया करवाएंगे PCl3 से, बेटा तरीका तो सभी जानते हो ना। अच्छा बताओ, CH3 किससे रिएक्शन करेगा? 3CH3 3Cl से विक्रिया करेंगे तो बनाकर तैयार करेगा 3CH3Cl। अभी चेक करते हैं बेटा P किससे रिएक्शन करेगा? 3OH से, तो क्या बनाकर तैयार करेगा? H3PO3। एक अभिक्रिया और चेक करेंगे इसी में से। ये पार्ट ए मैंने यहां कंप्लीट किया, अब इसी का पार्ट बी। अब मैं एल्कोहल चेंज करना चाहता हूं। अब हम एल्कोहल करना चाहते हैं C2H5OH, C2H5OH, C2H5OH। और बेटा यहां विक्रिया हम कंप्लीट करवाना चाहते हैं PCl3 के थ्रू। अभी क्या है कि इस अभिक्रियाओं को देखकर तो मैं क्या सोचता हूं, अधिकांश बच्चे इस बात को जान जाते हैं कि अभिक्रिया में होने क्या वाला है, क्या होने वाला है। और ये C2H5 किससे कनेक्ट होगा? 3C2H5 3Cl से कनेक्ट होंगे, तो बेटा बना डालेंगे 3C2H5Cl। और मैं अगर पूछता हूं बेटा इसके बाद क्या बचता है, तो POH का होल थ्राइस। तो POH के होल थ्राइस को क्या लिख सकते हैं? H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। बात आती सर जी यहीं से खत्म हो गए सब पूरे? नहीं बेटा, खत्म नहीं हुई। आप और भी अल्कोहल यूज कर सकते थे, प्रोपिल अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल, पेंटिल अल्कोहल, बहुत सारे अल्कोहल यूज कर सकते थे। तो ये तो हो गए अल्कोहलों पर बेस्ड रिएक्शन। अभी चेक करेंगे, कभी कभी हम लोगों से पूछ लेता है कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन या क्रिया। बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड से भी रिएक्शन देख लेते हैं। फिर एक कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला अगर मैं बेटा चेक करूं तो है R सिंगल बॉन्ड COOH। बात है कि सर जी R क्यों है? एल्किल ग्रुप, जिसकी जगह पे आप क्या यूज कर सकते थे? CH3, C2H5 और C3H7 ऐसा यूज कर सकते थे। पहले मैं जनरल रिएक्शन लिखूंगा। अगर एसिड से भी हो रहे तो बेटा आपको एसिड के कितने मॉलिक्यूल ले लेने चाहिए? 3। और उन 3 मॉलिक्यूल की अभिक्रिया होनी चाहिए PCl3 से। और जैसे ही रिएक्शन होगी फिर से मैं वही बात करूंगा। अच्छा एक काम करते हैं, हम देखते हैं इस बात को। जो OH होगा इन तीनों का, वो OH किससे कंबाइन करेगा? P से। अगर P से कंबाइन करेगा तो सबसे पहला कंपोनेंट बनाएगा H3PO3। अभी हम सोचते हैं, देखो बेटा मैं क्या सोच रहा हूं, ये OH वाला जो पार्ट है यही तो P के साथ कंबाइन कर रहा है। बचता क्या है? RCO। ये किससे जुड़ेगा? Cl। ये RCO बीच वाले Cl से, ये नीचे वाला RCO लास्ट वाले Cl से। तो इस कंडीशन पर बन जाएगा 3RCOCl। तो अगर इस पर बेस्ड रिएक्शन आ गई, कहता है हमको RCOOH पर अभिक्रिया करके दिखाइए सर जी, एसिटिक एसिड पर रिएक्शन कर देते। तो बेटा ये तो अगर हम सोचे ये पार्ट ए बना दिया जाए। अब पार्ट बी पर एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला
एसिटिक एसिड का फॉर्मूला, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला, और बेटा अभिक्रिया करवाई जाए PCl3 से। फिर से तरीका वही है, सेम है, बस R की जगह पर इस बार क्या लग गया, CH3। तो बेटा फॉर्मूला भी जो बनेगा वहां R की जगह पर क्या हो जाएगा, CH3COCl। और बेटा मैं चेक करूंगा इसके बाद, तो इसके बाद तो सभी को पता है H3PO3। अगर इसका नाम कोई पूछेगा एसिटिल क्लोराइड या एथेनोइल क्लोराइड, अगर कोई भी व्यक्ति इसका नाम पूछता है एथेनोइल क्लोराइड, इसका नाम तो फास्फोरस एसिड है, इसका नाम एल्केनोइल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, और बेटा इनमें से किसी का नाम बचा है, मेरे ख्याल से अब तो बाकी सभी के नाम पता है। तो इस काम करते हैं, इसको नोट करते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं इसके लिए। तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की अगली रासायनिक अभिक्रिया को लिखें। बेटा फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का फॉर्मूला PCl3, और इसकी अभिक्रिया होनी है क्लोरीन गैस से। अगर बेटा PCl3 की अभिक्रिया क्लोरीन गैस से करवाएंगे तो बनकर तैयार होता है PCl5। अभी हाँ, योगात्मक अभिक्रिया। कभी कभी बच्चे के दिमाग में ऐसा आता है, सर जी फास्फोरस तो PCl3 जितना इलेक्ट्रॉन था वो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में बिजी हो गया था, तो PCl5 कैसे बना। आपको ये बात याद होगी, फास्फोरस का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया था तो लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आया था 3p3, P में ऐसा कुछ आया था 3s2 3p3। और बेटा अगर ध्यान दिया जाए तो एक 3d ऑर्बिटल हम लोगों ने बनाया था, हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी हम लोगों ने बनाकर तैयार किया था। और जब इलेक्ट्रॉनों को भरना स्टार्ट किया तो बेटा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा मिला, और इस स्ट्रक्चर को देखकर आधे व्यक्तियों के दिमाग में ऐसी बात आ गई कि सर जी क्योंकि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, फास्फोरस 3 बॉन्ड बना सकता है। यह बात बिल्कुल सही थी, और क्योंकि फास्फोरस 3 बॉन्ड बना सकता था, फास्फोरस का सूत्र था PCl3, 3 क्लोरीन को जोड़ सकता था। लेकिन होता क्या है, एक्साइटेड स्टेट में फास्फोरस अपने इस इलेक्ट्रॉन को 3d के रिक्त ऑर्बिटल में पहुंचा देता है। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5। क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हो गए, फास्फोरस 3 बॉन्ड ही नहीं 5 बॉन्ड भी बना सकता है। इसलिए जरूरी यही रहेगा कि आप इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि PCl3 फास्फोरस PCl3 तो बनाता ही बनाता है, PCl5 को भी क्या कर सकता है, बनाकर तैयार कर सकता है। कोई पूछता है क्यों बनाकर तैयार कर देगा, आप बताओगे कि सामान्य अवस्था में तो 3 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं फास्फोरस पर अयुग्मित रूप में, तो 3 बॉन्ड बनाता है। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में फास्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने 3s के इलेक्ट्रॉन को रिक्त 3d ऑर्बिटल में क्या कर देता है, पहुंचा देता है। इस तरह से 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण 1 2 3 4 और 5, अब ये फास्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है। तो इसको ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। कहता है वायु से क्रिया, रिएक्शन बिल्कुल आसान है, 2PCl3 को लेंगे और अभिक्रिया कराएंगे वायु से। बेटा अगर मैं इसमें से चेक करता हूं, इसमें से 2 कॉमन है, ऑक्सीजन भी 2 है, मेरे ख्याल से इन दोनों में से 2 को क्या किया जा सकता है, कॉमन, अंदर बनेगा POCl3। अब फिर इसको चेक करेंगे, जैसे POCl3 तो फास्फोरस 3 बॉन्ड बना सकता है, इसमें फास्फोरस ने 5 बॉन्ड बनाए। कैसे बनाए हैं, 3 तो Cl के थ्रू बॉन्ड जुड़ा है और डबल बॉन्ड के साथ कौन जुड़ा है, O, तो POCl3 बनकर तैयार हुआ है। अभी नेक्स्ट नंबर पे लिखता है, कहता है सल्फर ट्राइऑक्साइड से क्रिया, मतलब PCl3 की अगर रासायनिक अभिक्रिया सल्फर ट्राइऑक्साइड से कराई जाए, हमेशा से ये नियम रहा है, जिस भी पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या अत्यधिक होती है, अधिक होती है, वो पदार्थ हमेशा अपनी ऑक्सीकरण संख्या को कम करने की सोचता है, और जिस पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या कम होती है वो अपनी ऑक्सीकरण संख्या को अधिक करने के लिए सोचता है। जिसकी ऑक्सीकरण संख्या अधिक है पदार्थ की, वो कम कर रहा है, जो ऑक्सीकरण संख्या जिसकी कम है वो अधिक करना चाहता है। ये नियम है एलिमेंट्स का। अब मैं क्या देखता हूं, सल्फर ट्राइऑक्साइड में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या मैं चेक करता हूं +6, ये मैक्सिमम वैल्यू है। क्योंकि इसकी ऑक्सीकरण संख्या मैक्सिमम वैल्यू है सल्फर की, ये सल्फर क्या करेगा, अपनी ऑक्सीकरण संख्या को कम करना चाहेगा।
अब सल्फर अपनी ऑक्सीकरण संख्या को कम कैसे करेगा? ऑक्सीजन त्याग कर, क्योंकि जब तक इसके पास ऑक्सीजन है इसकी ऑक्सीकरण संख्या अधिक है, तो सल्फर क्या करेगा? अपना एक ऑक्सीजन त्याग करके PCl3 को दे देगा। बेटा आप सभी को पता है अगर एक ऑक्सीजन PCl3 को मिलेगा तो कौन सा कंपाउंड बनकर तैयार होता है? POCl3। और बेटा यहां पर क्या बचेगा? SO2। और सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +6 से +4 पर आ गई। तो ये नियम ध्यान रखेंगे, हमेशा हायर ऑक्सीडेशन नंबर वाला कंपाउंड जो है अपनी ऑक्सीडेशन संख्या को क्या करना चाहता है? कम। और रिएक्शन के दौरान कम ऑक्सीकरण संख्या वाला जो कंपाउंड है वो अपने एलिमेंट्स में ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ाना चाहता है। अभी बात करेंगे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की आकृति के विषय में, या कुछ बच्चे इसको ऐसे भी जानते हो संरचना के नाम से। सभी व्यक्ति जानते हैं संरचना के नाम से फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में फास्फोरस में टोटल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? आउटर मोस्ट शेल पे 5। इनमें से 2 इलेक्ट्रॉन तो लोन पेयर के फॉर्म में है, बाकी 3 इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड बनाए हैं। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड बनाए हैं और यहां Cl लगा हुआ है, अगर कोई हमसे पूछता भी है ऐसा कि P और Cl के बीच बने बॉन्ड की लेंथ कितनी होती है, तो आप इसको ध्यान रखोगे, इस चीज को बताओगे, आबंध की जो लंबाई होती है 142 पिकोमीटर। और एक चीज ध्यान रखना है, बॉन्ड एंगल अगर पूछता है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं आबंध कोण, ये होती है 100.4 डिग्री। अभी एक चीज और है, कोई पूछता है कि इसमें से लोन पेयर कितना अवेलेबल है। लोन पेयर कहता है या अनाबंधी इलेक्ट्रॉन कहता है या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पूछता है, तीनों एक ही चीज है। अगर कोई व्यक्ति हमसे पूछता है लोन पेयर कितना है इस पर, तो बेटा लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 1। आपको पूछा जी लोन पेयर तो मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, पेयर पूछ रहा है ना, जोड़ा, तो 1 जोड़ा इलेक्ट्रॉन है। कोई पूछेगा हमसे आबंधों की संख्या कितनी है, तो बेटा आबंधों की संख्या कितनी है? 3। देखो पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, लेंथ हमने पहले से बता रखी 142 पिकोमीटर, और बॉन्ड का एंगल जो है वो हमने पहले से बता रखा है 100.4 डिग्री। अभी एक और चीज इसमें से लिख सकते हैं क्या कि PCl3 में संकरण का प्रकार क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो अगर संकरण का प्रकार हम ढूंढते हैं तो बेटा इसमें संकरण का प्रकार होता है sp3। हाँ एक और चीज पूछ सकता है, इसकी आकृति कैसी होती है, तो क्योंकि आकृति यहां लिखा है मैं यहां लिख देता हूं। पिरामिड के आकार का लिख सकते हो, या आप ऐसा भी तो लिख सकते हो पिरामिडी आकृति होती है। हाँ पिरामिडिकल अगर देखा जाए इसका स्ट्रक्चर होता है। तो अगर स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई बात हम लोगों से पूछ लेता है, आप इसको इतनी चीजें आप याद रखोगे। लोन पेयर 1 है, बॉन्ड 3 है, संकरण sp3 होगा, आबंध कोण 100.4 डिग्री रहेगा, और जो बॉन्ड की लेंथ रहेगी वो 142 पिकोमीटर रहेगी। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसका यूज अगर कभी पूछता है, हालांकि इसके यूज आपको बिल्कुल मिलने वाले नहीं है, लेकिन अगर यूज पूछ लेता है तो आप एक यूज बताओगे, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप अर्थात OH वाले ग्रुप को हटाकर, किसी भी कार्बनिक कंपाउंड से हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हटाकर उसकी जगह पे हैलोजन समूह को क्या कर सकता है, लगा सकता है। तो मैं इसको लिख देता हूं, अगर कभी लास्ट में पूछता है यूज क्या है, तो देखो ऐसे कुछ लिख देते हैं, यह का मतलब PCl3। कार्बनिक यौगिकों से हाइड्रोक्सिल समूह को प्रतिस्थापित कर क्लोराइड समूह को व्यवस्थित कर देता है या जोड़ देता है।
अगर कभी आपसे पूछता है यूज में, तो आप इतनी बात को ध्यान दोगे, जोड़ देता है। तो बेटा ये हो गया PCl3 के उपयोग भी हो गए, हम लोगों ने इसके बारे में लगभग जितनी जानकारी थी सारी पढ़ भी ली। तो बेटा आज इतना ही रखेंगे, बाकी फिर रखेंगे नेक्स्ट क्लास पे PCl5 को।